और भारत सरकार का यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों की वतन वापसी का मिशन तेज हो चला है। रात 3 बजे भारतीय छात्रों को लेकर दूसरा विमान दिल्ली लौट आया। ये विमान रोमानिया के रास्ते भारत पहुंचा। एयर इंडिया के इस विशेष विमान में 250 छात्र भारत लौटे, जिनका नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूल देकर शानदार स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को पहला विमान मुंबई पहुंचा था, जिसमें 219 छात्र लौटे थे। मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, मोदी जी धन्यवाद, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। शो यू कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सिंधिया जी, आप यहाँ पहुंचे और किस तरह से अरे भाई झगड़ा छात्रों को कितना मोटिव किया? हमने चर्चा की एक एक छात्र से, और उनकी कहानी भी हमने सुनी, और उनको एक आत्मविश्वास भी दिया कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री, भारत सरकार और भारत का हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा हुआ। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। तो छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस वक्त भी दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हैं। दीपक, लगातार मिशन गंगा के तहत बच्चों को वापस लाया जा रहा है, छात्रों को वापस लाया जा रहा है। क्या हलचल इस वक्त एयरपोर्ट पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक फ्लाइट जो तकरीबन 3 बजे के आसपास पहुंची थी, उसमें 250 छात्र छात्राएं शामिल थी, और यहीं पर एयरपोर्ट पर उनके परिजनों ने उनका स्वागत किया। जहां पर बच्चे, किसी की आंखों से आंसू थे तो किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को मिठाई खिलाई। हर कोई खुश था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद देना चाहते थे, और सभी ने धन्यवाद किया कि भारत सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है उन्हें वहां से लाने का और एयरलिफ्ट करवाने का। ऑपरेशन गंगा के तहत ये पूरा एयरलिफ्ट यहां पर किया जा रहा है, और अभी ये जानकारी मिल रही कि जो दूसरी फ्लाइट वहां से चली है रोमानिया से, तो वो भी तकरीबन 8:30 के बाद ही यहां पर पहुंचेगी, और उसमें भी तकरीबन 240 के आसपास छात्र छात्राएं रहेंगे। अभी भी गहमा गहमी यहां पर आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट का जो नजारा है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI का, यहाँ पर अभी भी परिजन यहाँ पर बने हुए हैं। कई ऐसे परिजन हैं जिनके बच्चों को यहाँ पर आना है। अब उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने बच्चे यहाँ आएंगे, लेकिन अभी जिस तरह के हालात यहाँ पर है, हर कोई यहाँ पर इंतजार कर रहा है अपने बच्चों का, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। और भारत सरकार का ये प्रयास है कि इन सभी छात्र छात्राओं को जो निकालने का वादा उन्होंने किया है उसको यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, उनके साथ कई अधिकारी थे। वो सभी यही कोशिश कर रहे थे। उन बच्चों से जब उन्होंने बात की कि सभी को विश्वास दिलाया गया था कि वो सभी को एक एक करके यहाँ पर लाएंगे। हालांकि कई छात्र छात्राओं से हमारी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि उनके अभी भी कई दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है। कल 250 बच्चे के आसपास यहाँ भारत पहुंचे हैं, लेकिन आज कितने बच्चों की वापसी होने वाली है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, 250 बच्चे 3 बजे की फ्लाइट से आए थे एयर इंडिया की, और अब तकरीबन 240 से 50 बच्चे और आने हैं जो आज यहाँ पर आएंगे, लेकिन उनका जो समय है वो तकरीबन 8:30 बजे के बाद है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि आज के दिन जो है 500 बच्चे देश की राजधानी में पहुंचेंगे, और यहाँ पर जिस तरह से ये बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद अगली जो एयरलाइंस चलेगी उसके बारे में अभी तक हालांकि खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द एयरलिफ्ट वहां से सभी छात्र छात्राओं को किया जाएगा। जी, यानी कि 200 से 300 बच्चे आज और आएंगे, और 250 बच्चे ही कल भी आ चुके हैं, और लगातार दिल्ली एयरपोर्ट से हम सभी तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया, जिसके तहत विशेष विमानों के जरिए इन सभी लोगों को देश लाया जाएगा। जिसकी एक तस्वीर रोमानिया के बुकारेस्ट से सामने आई। वहां 219 भारतीयों को यूक्रेन से बसों के जरिए लाया गया। वतन वापसी की खुशी इनके चेहरों पर साफ दिखाई दी। इनमें कुछ ने तो देशभक्ति के नारे लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। भारत माता की जय। विमान में सवार होने के बाद रोमानिया में भारत के राजदूत राहुल श्रीवास्तव इनसे मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजदूत की बातों को सुनकर छात्रों ने तालियां बजाकर उनका आभार जताया।
हालांकि अब भी कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वतन वापसी का भरोसा सरकार ने इन बच्चों के माता पिता को दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सड़क के रास्ते पड़ोसी देशों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ बसों का इंतजाम किया गया। इन बसों पर तिरंगे के साथ पर्चे चिपकाकर छात्रों की वतन वापसी की जानकारी दी गई। ये सभी इन बसों के जरिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक जाएंगे और फिर वहां से विमान के जरिए इन्हें देश लाया जाएगा, जिसकी एक तस्वीर हंगरी से भी सामने आई। वहां यूक्रेन से निकले छात्रों का पहला जत्था पहुंचा। इस अभियान की जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से करीब 450 छात्र राजधानी कीव पहुंचे, जिनको भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सुरक्षित जगह पर ठहराया। और इनको भारत लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा के नाम से एक विशेष अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी। सरकार के इस अभियान के तहत यूक्रेन से भारतीयों का एक जत्था मुंबई पहुंच गया, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वतन लौटे लोगों में ज्यादातर छात्र हैं, जिनके चेहरों पर घर लौटने की खुशी साफ नजर आई। इनमें कुछ छात्रों ने केंद्रीय मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। तक सभी भारत के नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ जाए, हमारे प्रयास पूरी तरीके से रहेंगे, किसी ने चिंता नहीं करनी है। और इससे पहले शनिवार की शाम यूक्रेन से 219 भारतीयों को एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अगवानी की। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 219 छात्रों का पहला जत्था मुंबई लौटा, जिसके बाद छात्रों ने बताया कि कैसे युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। यूक्रेन से जो छात्र इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, वो एक कतार में, अभी अंदर की तरफ देखें तो एक कतार में खड़े हैं और कहीं ना कहीं एक एक करके उनके जो कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत टेस्ट किए जा रहे हैं। उन टेस्ट के बाद सीधे उन्हें रवाना किया जा रहा है। एक छात्रा भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आर्या चौहान है। आर्या, जो आप लोग वहाँ पे मौजूद थे जब वॉर की सिचुएशन हुई, आप लोग कहाँ पे थे, किस तरह से आपको इवैक्यूएट किया गया, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, अगर वो जर्नी बता पाए। मैं तो चनमित्सी में थी और वो सेफ सिटी थी और उन्होंने हमला किया था तो मेन क्यू पे किया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारे बंद कर दिए थे। तो एम्बेसी ने तुरंत ही कुछ तो एक्शन ले ली और हमें फॉर्म्स दे दिए इवैक्यूएशन के लिए और वहाँ से हमें इवैक्यूएट कर दिया। बॉर्डर सील होने के बाद आप लोगों को किस तरह के ये फॉर्म किस तरह के थे जो आप लोगों को मुहैया कराए गए? मतलब उसमें था कि आप किस स्टेट से हो, क्योंकि इवैक्यूएशन के लिए तो वो चाहिए होता और पासपोर्ट सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे। और उन्होंने रोमानिया के बॉर्डर से हमें रोमानिया में शिफ्ट कर दिया और वहाँ से हम एयरपोर्ट से आ गए यहाँ पर। और मेरे साथ लगभग 20,000 लोग थे वहाँ पे, स्टूडेंट्स थे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें से थोड़े तो पहले ही जा चुके थे इंडिया और बाकी के सब थे वो उन्हें भी आज और कल इवैक्यूएट कर देंगे वो। अच्छा, मतलब धीरे धीरे करके एक स्लॉट में इवैक्यूएट किया है। यस। अब 20,000 केवल भारतीय विद्यार्थी वहाँ पे थे कि बाकी अन्य देशों से भी आए हुए? इंडियंस थे। 20,000 सिर्फ इंडियंस। और मुंबई लौटे छात्रों ने बताया कि जो लोग पश्चिमी यूक्रेन में रहते हैं उन लोगों को भारत आने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां बमबारी की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यूक्रेन से लौटी हुई साक्षी शर्मा हमारे साथ है। साक्षी, एक चीज बताना, वहाँ पे हालात क्या है, किस तरह की स्थितियाँ थी जब आप लोग वहाँ से निकले और खासतौर पे भारत तक पहुँचने में, क्योंकि रोमानिया पहुँचना वहाँ से भारत के लिए जो है फ्लाइट में लैंड करना आसान काम नहीं था। आसान बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रह रहे थे तो वहाँ से रोमानिया का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है, तो हमको इतनी दिक्कत नहीं आई। पर दिक्कत उनके लिए जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रह रहे हैं, काफ़ी दिक्कत है। कैपिटल कीव में काफ़ी कुछ हो रहा है, बट आई होप सारे इंडियन स्टूडेंट्स सब लोग वहाँ पर बेहतर रहें। लगातार जो है शेलिंग चालू है, उसके बाद एयर और पूरी यूक्रेन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके सर। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि वहाँ पर उस दौरान आपके साथ के और भी जो है भारत के जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, वो किस तरह से रेस्क्यू किए जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करना, रोमानिया का बॉर्डर भी पार करना आसान नहीं था, सड़कें भी पूरी तरह से जाम। जी सर, इसके लिए मैं इंडियन एम्बेसी ऑफ रोमानिया को थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने हमें ये पॉसिबल कराया सर। और यूक्रेन से लौटे प्रथमेश अग्रवाल ने वहां की खौफनाक स्थिति न्यूज 18 इंडिया को बताते हुए कहा कि वहां पर इस वक्त पुरुष नागरिकों को जंग के लिए मैदान में उतार दिया गया है।
बनी हुई थी, जस्ट बताएं। वहाँ हालत बड़े ख़राब चल रहे हैं, सारे मर्दों को लड़ने के लिए भेज दिया 18 से 60 वर्षों के। और हम लोगों ने देखा जब यूक्रेनियन जो मेल लोग थे वो लोग अपने फैमिली को बाय बोल के, एंड जो फीमेल्स थे सारे रोमानिया जा रहे थे। एंड उन लोगों के आंखों में जो आंसू देख के मैं इतना लाचार फील कर रहा हूँ ना। क्या वहाँ पे शेलिंग लगातार जा रही थी? एयरक्राफ्ट से आप लोग जो क्रैश हो रहे थे उससे आप लोग कितने दूर पे थे? क्या बंकर्स में? नहीं, हम लोग बंकर में नहीं रहे क्योंकि हम लोगों का सिटी लकीली सेफ रहा। हमारे सिटी में कभी भी कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ लकीली, और हम लोगों का सिटी रोमानिया से काफ़ी करीब था। अच्छा, एक बात बताया, आपने बताया कि वहाँ पे जो लोग थे उन्हें सीधे बैटल फील्ड में उतार दिया गया है। हाँ, मतलब उनके जो मेल लोग थे, वो मेल लोगों को अलाउड नहीं है कंट्री छोड़ के जाना। और बाकी के जो फीमेल्स थे वो सारे रोमानिया जा रहे थे। और आप कैसे निकले, किन हालातों में निकले? कि जो जैसे परिवार बता रहा है कल से आप लगातार। हम लोगों ने ज़्यादा तकलीफें फेस नहीं की सच में, क्योंकि एम्बेसी ने हमेशा हमारा साथ दिया। और कभी भी हम लोगों को ऐसा खाने पीने के लिए कभी भी कुछ ऐसा ये स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। और हमें लगा नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग वापस आ सकते थे। फिलहाल जो प्रथमेश बता रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पे जितने भी मेल्स हैं वो सब लोगों को बैटल फील्ड में भेज दिया गया है, जबकि फीमेल्स सीधे रोमानिया की तरफ पहुंच रही हैं और वहां से बाहर निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। जंग छिड़ने की वजह से यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्र वहीं फंस गए। युद्ध से मची तबाही के इस मंजर ने उनमें दहशत पैदा कर दी और हर पल डर के साए में जी रहे इन छात्रों ने आपबीती सुनाई, जिनमें कीव में फंसा देवेंद्र नाम का एक छात्र भी शामिल है, जिसके लिए परेशानी की वजह है उसका यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से करीब 700 किलोमीटर दूर होना। यहाँ से हमें बॉर्डर के लिए कैसे जाना है वो नहीं जा पा रहे हम यहाँ से। तुम बिना सपोर्ट के यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भारतीय छात्र किसी तरह यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर पहुंचे भी, लेकिन वो मदद की आस में दोनों देशों की सीमा पर ही फंसे रह गए। टेम्परेचर वो माइनस में है और खाने और पीने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन हालात में पोल्तावा शहर में फंसे छात्रों के जहन में डर समा चुका है। उन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। मतलब एंटर होते ही यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजर होने वाली है। हालांकि यूक्रेन में फंसे 84 भारतीय छात्रों ने हिम्मत दिखाई और एक बस के जरिए यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गए, जिन्हें अब भारत लौटने का इंतजार है। और यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी सैनिकों ने एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें सवार एक डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब रूस की तरफ से किए गए हवाई हमले में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में रूसी सेना के एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एम्बुलेंस आग की भयानक लपटों में घिरी हुई दिखाई दी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखा। इस हमले की वजह से एम्बुलेंस में सवार एक डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में वो घायल डॉक्टर खेत में बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहां मौजूद कुछ लोग उसकी मदद करते नजर आए। इसी तरह की एक तस्वीर खार्किव शहर से भी सामने आई। वहां एक मकान रूस की तरफ से दागी गई एक मिसाइल की चपेट में आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें घर से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। अच्छी बात यह रही कि घर में रहने वाले लोग पहले ही अपने बच्चों के साथ बेसमेंट में चले गए थे, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही नहीं, रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के एक शहर में पानी की सप्लाई रोकने के लिए क्राइमिया के पास मौजूद एक बांध को बम से उड़ा दिया। बलिदान की खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस की फौज का रास्ता रोकने के लिए इस जांबाज फौजी ने खुद को बम धमाके से उड़ा लिया और रूस की सेना के ऑपरेशन को सुस्त कर दिया। घटना एक ऐसे पुल की बताई गई जो क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने का अहम रास्ता है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण दिशा में, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 से इस पर रूस का कब्जा है। रूस की सेना क्राइमिया से खेरसॉन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए यह पुल ही जरिया था। लेकिन जब रूस की फौज के टैंक खेरसॉन की तरफ बढ़ने लगे तो एक अकेला फौजी उनके लिए आफत बन गया। जो पुल खेरसॉन में पहुंचने का जरिया था, उस पुल पर विताली स्काकुन नाम के सैनिक की जांबाजी रूस के टैंक दस्ते पर भारी पड़ गई। उसने खुद को भारी भरकम विस्फोटकों के साथ धमाके में उड़ा दिया। पुल तो धमाके में उड़ ही गया, पुल के साथ विताली के भी चिथड़े उड़ गए। लेकिन उनके इस बलिदान ने रूस के लिए मुसीबत बढ़ा दी। पुल का आधा हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। बचे हुए आधे हिस्से से बाद में रूस की सेना खेरसॉन में दाखिल तो हुई, लेकिन रूस का ऑपरेशन करीब एक दिन के लिए टल गया। और यूक्रेन पर हमले के विरोध में दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए और इसी कड़ी में यूक्रेन के नागरिकों ने लंदन में भी अपने गुस्से का इजहार किया और फौरन युद्ध रोकने की अपील की, क्योंकि पिछले 4 दिनों से जारी इस जंग में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के विरोध में लंदन की एक सड़क पर यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हाथों में रूस के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां, बैनर और पोस्टर लेकर शामिल हुए। इस दौरान कुछ लोग अपने देश का झंडा भी लहराते रहे। प्रदर्शन में एक पोस्टर ऐसा भी दिखाई दिया जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जर्मनी के तानाशाह हिटलर की तरह दिखाया गया। Heartbroken. It's very sad to see people dying, innocent people losing their houses. इस बीच अपने बच्चे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई एक महिला ने रूस से युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए विवाद का रास्ता निकालने की अपील की। Please stop, sit down at the table, talk. We are in 21st century, we can talk. यूक्रेन के इन नागरिकों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जिसमें शामिल कुछ महिलाएं एक दूसरे को पकड़कर रोती हुई भी दिखाई दी। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रही। कीव में हो रहे युद्ध की वजह से अब आम लोगों को भी जान का डर सता रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ और रूस की फौज का एक रॉकेट तो सीधा एक बहुमंजिला इमारत से टकरा गया। हमले का वीडियो पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। हवा में धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट सीधा बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज आई और धूल के गुबार ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ ढक दिया। ये इमारत कीव के एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बताई जा रही। करीब 25 मंजिल ऊंची इस इमारत के जिस हिस्से से रॉकेट टकराया वो तहस नहस हो गया। करीब 5 से 7 मंजिलें ऐसी हैं जो इस हमले की चपेट में आई। माना जा रहा है कि इस इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था, इसलिए जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है जहां रूस की फौज के हमले हुए हों। दिन तो क्या, रात में भी यूक्रेन की राजधानी में बम और मिसाइलों का शोर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि रात भर धमाकों का शोर लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी से लोगों ने ऐसे कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें कहीं आग की लपटें उठती दिखी तो कहीं गोलीबारी और धमाकों का शोर सुनाई दिया। युद्ध के पहले दिन तो रात के वक्त ही एक रिहायशी बिल्डिंग पर रूस की मिसाइल का एक टुकड़ा आकर गिरा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की इस मिसाइल को यूक्रेन की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिया था, लेकिन ढेर होने के बाद मिसाइल इस बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। लेकिन कीव में चल रहे संघर्ष की वजह से यूक्रेन के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया। रूस की सेना के हवाई हमलों की खबरों के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। एक ऐसा वीडियो जिसमें कीव की सड़कों पर कुछ लोग घुटनों पर बैठे दिखे। ये वीडियो काफी दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में जो सैनिक हथियारों के साथ सड़क पर दिखे वो रूस के बताए जा रहे हैं। दावा यह है कि हथियारों की नोक पर आम लोगों को भी बंधक बनाया गया। हालांकि वीडियो की हकीकत साफ नहीं हुई, क्योंकि आम लोगों की ही कुछ गाड़ियां उस वक्त सड़क से गुजरती भी दिखी। सैनिकों ने एक कार को रोककर कुछ पूछा और फिर उन्हें जाने दिया। आम लोगों पर रूस की फौज की बर्बरता की खबरों के बीच कीव की एक और सरकारी इमारत पर हमले की खबर आई। हवाई हमले में इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। और सभी ने एक सुर में रूस से यूक्रेन में युद्ध रोकने और वहां शांति कायम करने की अपील की। और इसी तरह अमेरिका के ओहायो में भी रूस के हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेन के नागरिक शामिल हुए। हाथों में नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर इन प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन में युद्ध रोकने की अपील की। कुछ लोग यूक्रेन का झंडा लिए भी नजर आए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के दौरान यूक्रेन में रह रहे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना भी गाया। इसी तरह तुर्की के इस्तांबुल शहर से भी यूक्रेन के नागरिकों ने रूस के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां और बैनर लिए दिखाई दिए, जिन पर युद्ध रोकने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की गई थी। Please help us, help our country. Why no one help us? Turkey, please help us. टर्की की राजधानी अंकारा में तो रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया और यूक्रेन में शांति बहाल करने की अपील की गई। लेकिन कीव में ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस को यूक्रेन की सेना का जवाबी हमला भी झेलना पड़ रहा है। वहां यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के काफिले को बमबारी करके उड़ा दिया, जिसके निशान कीव के एक बड़े इलाके में सड़कों पर बिखरे दिखाई दिए। जबकि एक फ्लाईओवर पर एक जला हुआ ट्रक तो लोहे का ढांचा भर रह गया, जिसके जलते टायरों से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन की सेना के हमले में रूस के एक टैंक का नामो निशान भी पूरी तरह मिट गया। रूसी सेना के काफिले को तबाह करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी निशानियों को सड़क से उठाकर फुटपाथ पर रखना शुरू कर दिया। रूसी सैनिकों से बरामद सामान भी वहीं फुटपाथ पर रख दिया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जवाबी हमले में उन्होंने रूस की 2 छोटी गाड़ियों, 2 ट्रक और एक टैंक को मार गिराया।
अपनी सेना के कारनामे से खुश यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी तक दे दी। Тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе – ракети. यूक्रेन से आई एक और तस्वीर में रूस का एक टैंक दिखाई पड़ा जिसके अंदर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह टूटे हुए थे। और यूक्रेन के सैनिकों ने भीषण लड़ाई के दौरान रूस के कई टैंकों को तबाह भी कर दिया, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। बताया गया कि रूस के जिन टैंकों को धूल में मिला दिया गया है वो राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर दागकर कई रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सड़क पर रूस के कई टैंक खड़े नजर आए, जबकि यूक्रेन का एक सैनिक हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर उन टैंकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सैनिक एक टैंक के पास खड़ा हो गया, जिसके पीछे रूस का एक दूसरा टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे टैंकों से भी धुआं निकलता हुआ नजर आया। इसी तरह का एक और वीडियो लुहांस्क के इलाके से सामने आया, जिसमें सड़क के किनारे रूस का एक टैंक जलता और उससे धुआं निकलता हुआ नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात खार्किव में दिखाई दिए, जहां 3 दिनों से भीषण जंग जारी है। वहां यूक्रेन की सेना के पलटवार से रूसी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बीच सड़क पर खड़े रूसी सेना के रॉकेट लॉन्चर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि उसके पास ही एक सैनिक का शव पड़ा नजर आया। यूक्रेन ने यह शव रूस के सैनिक का होने का दावा किया, जबकि वहां पास में ही एक और गाड़ी का मलबा दिखा, जिसका एक एक हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखरा नजर आया। 3 दिन पहले हुए रूस के हमले के बाद से ही खार्किव में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने भी हार नहीं मानी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही भीषण जंग के बीच पूरी दुनिया में यूक्रेन के एक सैनिक की जांबाजी की तारीफ हो रही है। दावा है कि ये एक जवान रूस की फौज के पूरे टैंक दस्ते पर भारी पड़ गया है। इस एक फौजी ने रूस के टैंक दस्ते को घंटों तक रोक कर रखा। यूक्रेन के दक्षिणी छोर पर क्रीमिया है और जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। रूस की फौज क्राइमिया में कई हफ्तों से तैनात है और क्राइमिया से यूक्रेन में दाखिल होने के लिए रास्ता एक पुल से होकर गुजरता है। दावा है कि रूस की सेना के एक सैनिक ने रूस के टैंक दस्ते का रास्ता रोकने के लिए पुल के साथ खुद को भी विस्फोटक से उड़ा दिया और उसकी जांबाजी और यूक्रेन के लिए उसके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। रूस की फौज उस रास्ते से यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में दाखिल होने वाली थी और दक्षिण में खेरसन प्रांत है, जहां पहुंचने की कोशिश रूस की सेना की थी, लेकिन रूस को रोकने के लिए इस सैनिक ने यह कदम उठाया। और इस भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अमेरिका को झटका दिया। वहां के राष्ट्रपति ने बाइडेन के देश छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सरेंडर की खबरों को भी खारिज किया और वीडियो जारी कर दुनिया को बता दिया कि यूक्रेन ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 12 घंटे में 2 वीडियो जारी किए और रूस को चैलेंज किया। ज़ेलेंस्की ने पहला वीडियो रात में जारी किया, जिसमें वो अपनी कैबिनेट के साथ दिखे। Тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. कुछ घंटों बाद ही यानी कि सुबह होते ही उनका दूसरा वीडियो भी दुनिया के सामने आ गया, जिसके जरिए ज़ेलेंस्की ने देश की सेना और जनता को बताया कि मुश्किल की घड़ी में उनका राष्ट्रपति उनके साथ खड़ा है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. यूक्रेन के राष्ट्रपति का वीडियो जारी करने का मकसद वहां की सेना के सरेंडर की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाना था और इसीलिए उन्होंने सुबह की पहली किरण के साथ यूक्रेन के लोगों को आगाह किया कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। यही नहीं, उन्होंने एक बयान जारी कर अमेरिका को भी जवाब दिया और बाइडेन को 2 टूक शब्दों में बता दिया कि वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि युद्ध यहां हो रहा है, मुझे लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत है, सवारी की नहीं। एक दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध के समय यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया, क्योंकि बाइडेन का बयान आया था कि अमेरिकी सेना इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। Say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. इस बीच खबर आई कि ज़ेलेंस्की और बाइडेन की करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। खबर है कि यूक्रेन को 28 देशों ने मदद का भरोसा दिया है। इन देशों में अमेरिका और यूके शामिल हैं, जो यूक्रेन को हथियार और दवाएं देंगे।
और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने तुर्की के साथ बातचीत में ये भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन में शांति और स्थिरता लाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को उनकी सभी शर्तें माननी होंगी। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था, हालांकि वो रूस की शर्त मानने को अभी तक तैयार नहीं है। इस बीच आज शाम यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन संकट पर एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें रूस पर और भी कई कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी रूस के साथ जारी जंग में अब यूक्रेन को दुनिया के कई देशों का साथ मिलना शुरू हो गया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने हथियारों के साथ दूसरी कई मदद देने का वादा किया, जिनमें हॉलैंड भी शामिल है। उसने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाले 200 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया। इस मिसाइल सिस्टम की मदद से हवा में उड़ते लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता है। अमेरिका ने भी नाटो के सदस्य देश पोलैंड में अपने 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया, जो यूक्रेन का पड़ोसी है। इससे पहले लातविया में भी अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया था, जबकि ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार और मेडिकल उपकरण भेजने का वादा किया। और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के साथ जंग में सिर्फ उसी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि रूस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के मुताबिक जंग के 3 दिन में रूस के अभी तक 3500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या फिर वो घायल हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया है। इस बीच रूस में भी यूक्रेन पर हमले का विरोध होना शुरू हो चुका है। रूस में युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले अब तक 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ब्रिटेन के साथ चेक रिपब्लिक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए वहां भारी संख्या में हथियार भेजने का ऐलान कर दिया। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को 30,000 पिस्तौल और 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भेजेगा। इसके साथ ही 3,000 मशीन गन भी यूक्रेन को दी जाएंगी, जबकि यूक्रेन की सेना को लड़ने के लिए लाखों गोलियों की भारी भरकम खेप भी भेजी जाएगी। इससे पहले जनवरी में भी चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को 4000 गोले भेजे थे। और यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले लगातार जारी हैं और इस बार रूस ने एक तेल डिपो को अपना निशाना बना लिया। पश्चिमी यूक्रेन के वासिल्किव शहर में एक तेल के गोदाम पर हमले के बाद उसमें भयानक आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिख रही थी। रूस की सेना को भारी विरोध जारी है। यूक्रेन के एक नागरिक ने रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को हाथों से रोकने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक यूक्रेन का नागरिक रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। वीडियो में पहले यूक्रेन के अंदर रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला दाखिल होता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि पूरा काफिला यूक्रेन में दाखिल होता, अचानक एक आदमी सड़क पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से काफिले को रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके सामने आने की वजह से काफिले की रफ्तार थोड़ी देर के लिए धीमी हो गई, लेकिन बाद में सारे टैंक और दूसरी गाड़ियां उस आदमी के बगल से निकल गए। इस तरह की एक और तस्वीर यूक्रेन के एक दूसरे इलाके से सामने आई। उसमें रूसी टैंकों और ट्रकों का एक बड़ा काफिला क्राइमिया की तरफ से यूक्रेन के खेरसोन शहर में दाखिल होता दिखाई दिया। पहले अमेरिका और अब जर्मनी रूस के हमले के बाद एक एक कर देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और पहले अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी और अब जर्मनी ने भी मदद का ऐलान कर दिया है। खबर है कि जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार, 500 स्टिंगर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजेगा। इसके अलावा बेल्जियम भी यूक्रेन की मदद को आगे आ गया है। बेल्जियम यूक्रेन को दर्जनों रॉकेट लॉन्चर, 2000 मशीन गन और सेना के लिए 3800 टन तेल देगा। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की, जिसके बाद बोरिस ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। तो फ्रांस ने भी यूक्रेन को युद्ध का सामान भेजने का भरोसा दिया है। और इसी तरह यूक्रेन के चर्निव शहर में भी वहां के लोगों ने रूसी टैंक को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसका एक और वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ रूसी टैंक चर्निव की सड़कों पर आगे बढ़ ही रहे थे। तभी यूक्रेन का एक नागरिक रूस के एक टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद यूक्रेन का वो नागरिक अपने घुटनों पर बैठ गया, ये दिखाने के लिए कि वो रूस को यूक्रेन की सड़कों पर सीना चौड़ा करके निकलने नहीं देगा। इस बीच कुछ रूसी सैनिक उसके पास पहुंचे और उसे वहां से उठा दिया। रास्ता खाली होने के बाद वो टैंक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। यूक्रेन पर कब्जे की जंग में चर्निव शहर में ही मौजूद कुछ इमारतें रूस के हमले से तबाह हो गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक हाउसिंग सोसाइटी के कुछ फ्लैट आग की लपटों से घिरे दिखे।
रूस के निशाने पर इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद फ्लैट आए, जिन्हें हमला कर उसने तबाह कर दिया। अपने आसपास रूसी सेना की मौजूदगी से लोग घबरा गए। फ्लैट से निकलते धुएं और आग की लपटों ने उनमें दहशत पैदा कर दी। और यूक्रेन पर कब्जे की जंग में चर्निव शहर में ही मौजूद कुछ इमारतें रूस के हमले से तबाह हो गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक हाउसिंग सोसाइटी के कुछ फ्लैट आग की लपटों में घिरे हुए दिखाई दिए और रूस के निशाने पर इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद फ्लैट आए, जिन्हें हमला कर उसने तबाह कर दिया। अपने आसपास रूसी सेना की मौजूदगी से लोग घबरा गए। फ्लैट से निकलते हुए धुएं और आग की लपटों ने उनमें दहशत पैदा कर दी। और यूक्रेन युद्ध के बीच ही पड़ोसी देश बेलारूस में बवाल मच गया है। वहां की नेता स्वेतलाना ने यह दावा किया है कि बेलारूस के लोग इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि उनको जबरदस्ती मौजूदा सरकार ने जंग में धकेल दिया है। बेलारूस की ये नेता अभी लिथुआनिया में रह रही हैं। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अभी इस युद्ध में रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया इसी फैसले के खिलाफ है। मतलब यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग पर अब बेलारूस में विद्रोह जैसी स्थिति हो गई है।